हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर हम लोग बना रहे थे और हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिया था आपको विद आंसर्स। अब हम बात करते हैं क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज हम इस पूरे सैंपल पेपर को फिनिश कर देंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चन के अंदर है वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है ठीक है, लेकिन जो नहीं आता है प्लीज उसे कॉपी में लिख के रख लेना, क्योंकि बिफोर बोर्ड एग्जाम वो आपको याद करके जाना है अच्छे से। ठीक है, तो और आंसर कैसे राइटिंग करनी है थोड़ी सी मैं आपको इसके लिए भी आइडिया दूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर हम बीएसटी का भी सैंपल पेपर देखेंगे आगे चल के। अकाउंट्स का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज। तो क्लास देखो, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी क्लास सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, बिल्कुल। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, ऑल ऑफ दीज। देखो, डिसइंटीग्रेटेड, सेमी फेडरल और क्लास कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी ये सब है। तो आप देखोगे 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन था, आप चाहते तो ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते थे। जो नेशनल इनकम का जो अटेम्प्ट है क्लास पर कैपिटा इनकम, नेशनल पर कैपिटा इनकम, वो क्लास दादा भाई नारोजी ने दिया था। तो आप इसका टिक करोगे दादा भाई नारोजी, ठीक है। लेकिन दादा भाई नारोजी ने एक और कॉस्ट दिया था क्लास, एक और कॉन्सेप्ट दिया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आपको याद हो तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग किस चैप्टर का है पता ना क्लास, पॉवर्टी चैप्टर का, तो आप उसको भी ध्यान रखना। 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो 5 ईयर प्लान कौन फॉर्मुलेट करता है भाई, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन जो है वो फॉर्म करते हैं, यूपीएससी नहीं, फाइनेंस कमीशन और एनसीईआरटी नहीं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म फटाफट क्लास कमेंट में लिख के बताओ, बचपन से एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो और इसके फुल फॉर्म क्लास आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप फटाफट जरा कमेंट में मुझे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आएंगे। हाँ, इस साल आएंगे 2 क्वेश्चन एटलीस्ट, मिनिमम। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या है इस क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और 2 से 4 भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक असर्शन है, एक उसका रीजन है। एक स्टेटमेंट दिया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन में इजाफा हुआ। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट तो ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड एचवाईवी सीड्स हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हेल्प करने में फर्टिलाइजर्स का और जो सीड्स था, एचवाईवी सीड्स का, जो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, उसने काफी मदद की। बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है। पर क्या ये रीजन इस ऊपर वाले लाइन का करेक्ट रीजन है? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में एचवाईवी सीड्स और फर्टिलाइजर को ऐड करने से फूड प्रोडक्शन बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये जो रीजन है वो क्लास ऊपर वाले स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है। क्या पता दोनों स्टेटमेंट सही हो लेकिन उसका ये रीजन ना हो। समझ रहे हो बात को? इसलिए 21 विच द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। देखो, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड जो इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो बड़ा 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 बताओ, जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है ये किस चैप्टर में आता है, मतलब किस चीज के अंदर आता है क्लास ये? रिलेटिव पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेटिव। देखो, सही आंसर है क्लास रिलेटिव पॉवर्टी। कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है, कोई इंसान 1 लाख कमा रहा है, ये है डिस्पैरिटी, डिफरेंस बिटवीन इनकम। यानी कोई हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा अमीर है और किसी के पास खाने पीने तक के पैसे नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है हमारे कंट्री की प्रॉब्लम। सबसे बड़ी यही है, डिफरेंस है इन जो इनइक्वलिटीज है इनकम में। कोई गरीब है वो बिल्कुल कम पैसे कमाता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है। तो इस सिचुएशन में गरीब और गरीब होता चला जाता है, जो अमीर है वो और अमीर होते चले जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, द नेचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, और चाइना की सोशल से इकोनॉमी। जीएलएफ कैंपेन क्लास लॉन्च इन इंडिया 90, सॉरी इंडिया नहीं, जीएलएफ चाइना का कैंपेन है। चाइना में कब लॉन्च हुआ क्लास? 1950। लेकिन जीएलएफ कैंपेन के अलावा एक और कैंपेन भी था, ठीक है। तो बताओ क्लास, एक और था कमेंट सेक्शन में क्लास। जीएलएफ और एक और पॉइंट भी था, एक और कैंपेन आप कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि जो चला था कैंपेन जिससे चाइना के अंदर जो मेन थे, एक तो जीएलएफ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक और कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो देखो, कमेंट जरूर करना बेटा, यही कमेंट आपको याद रहेगा। जो आप लिख दोगे एक बार भूलोगे नहीं, आप याद करो, कहीं किसी किसी वीडियो पे लास्ट कमेंट आपने किया हो तो आपको याद होगा, आप चेक कर लो। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27। अब ये 4 1 मार्क के क्वेश्चन है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इसको। तो जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके आंसर्स को देखने की कोशिश करते हैं। सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ द लेबर वर्क फोर्स
has been improving in India. All the factors such as education policy, health and care has led to improvement in the workforce. देखो एजुकेशन अच्छी अच्छी हेल्थ की वजह से वर्कफोर्स बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं. द पॉपुलेशन हैज़ बिन पोस्ट सम सीरियस थ्रेट्स इन द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो भैया पॉपुलेशन तो बहुत दुखदायक है ही, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन. अभी आपको पता ही चल रहा है कि हमारे यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के, आज भी देखो मैं न्यूज़ देख रहा था, कई सारे लोगों की जान चली गई है और बिना ऑक्सीजन के मिलने से. बेड नहीं खाली है. मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब लेवल जो है ना इंडिया का, वो आप पता चल रहा है कितना खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है. जबकि इंडिया में कई सारे लोग जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका यूज़ करते हैं, कई सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, घर पे ही इलाज कराते हैं और कई सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. इसके बाद भी जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं लोग, उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा, बाहर खड़े रहते हैं और बेड खाली नहीं है हर हॉस्पिटल के अंदर. सिचुएशन बहुत ज़्यादा दुखदायक है. बट खैर, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है इस वजह से. द प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैव बीन इंप्रूविंग विद द रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया. द नाबार्ड ओवरसीज ऑल द रीजनल रूरल बैंक्स एंड रेगुलेट देम फ्रॉम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी. देयर हैव बीन मेनी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएट दैट गवर्नमेंट इंडियाज टू इंप्रूव द ह्यूमन कैपिटल एज वेल. तो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सरकार लेती है ताकि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके. तो पहला क्वेश्चन, डैश हैव द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. बेटा ये ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग है, एजुकेशन है ये. तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों है, यानी कि क्लास इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. हाँ पेपर में आ गया तो वन ही लिखोगे आप, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक आई नो. ओके, 25th क्वेश्चन, इन इकोनॉमी लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज इक्वल. भाई देखो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स कहते किसको? लेबर फोर्स मतलब जितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल है, और वर्क फोर्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली दे हैव वर्क, दे गेट वर्क. तो अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है? 100 लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, और 100 लोग जो है वो काम कर भी रहे हैं, यानी कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट. तो 25th का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स, ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या? टैलेंट, स्किल्स, एबिलिटी, पंक्चुअलिटी. कोई भी क्लास हेल्थ है, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, दिस ऑल आर क्लास ह्यूमन कैपिटल. इस ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है, ऑल ऑफ द अबव. 27 क्वेश्चन, आरबीआई. बेटा देखो आरबीआई का एक्ट 1934 का है ना, और जो मतलब कि इफेक्टिव डेट आई वो तो 1935 आई 1 अप्रैल में. लेकिन इन्होंने पूछा क्या है क्लास की करेक्टली मैच, एक्चुअली एक्चुअली मैच नहीं करना है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है. तो ये पहला तो जी गलत हो गया, ऑप्शन है ही नहीं, वही मैं कहूँ ऑप्शन तो है नहीं, पहला गलत हो गया. रीजनल रूरल बैंक क्लास 1975 का है, 2 अक्टूबर 1975 में इफेक्टिव हुआ, तो ये भी सही है. नाबार्ड क्लास गलत है, 1971 नहीं होगा क्लास, जो नाबार्ड है वो 1981 है, और ये डेवलपमेंट बैंक का भी गलत है. तो अल्टीमेटली क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बी जो पेयर है वो करेक्ट पेयर है. रीजनल रूरल बैंक जो है जो 1975 का है, तो ये बी करेक्ट है. देखो ऑप्शन कौन सा है, ये रहा बी का बी, मतलब बी का सेकंड ऑप्शन में बी करेक्ट है. तो ये थे क्लास 1 1 मार्क के क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन तो 1 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस हो गए. इसके अलावा अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं 3 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो उसमें थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा. और वर्ड लिमिट क्या है ये शुरू में ही मैं बता चुका हूँ क्लास आपको, कि 3 नंबर का है. अगर लाइन की बात करें, बच्चे लाइन में अच्छा समझते हैं. 3 अगर नंबर का है तो आप समझ लो कि आपका 6 लाइन तक होना चाहिए. 4 नंबर का तो 8 लाइन, 6 नंबर का है तो ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 पेज, 1.5 पेज तक आपका पूरा का पूरा भरना है. पैराग्राफ वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा. और कोई अगर चार्ट आता है तो उसको अच्छे से पढ़ के ही एक्सप्लेन करना है. ओके चलो. अच्छा देखो, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी का ऑफर लेके आ रहा है. तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी का कॉम्पैक्ट, जहाँ पे अनअकैडमी 25 तारीख को एवरी संडे टेस्ट कंडक्ट करता है. पहला स्लॉट जो है वो 11 बजे का है, दूसरा स्लॉट जो है 12 बजे का है. ये 6 to 12th क्लास के बच्चों के लिए एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहां आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप को जीत सकते हो. क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ एक करके. यहाँ पे जो मैथ्स और साइंस वाले बच्चे हैं उनका ये एक टेस्ट होता है, ठीक है. मैथ और साइंस वाले बच्चों के लिए उनका एक टेस्ट होता है, जहाँ पे 60 मिनट का एक टेस्ट होता है, जहाँ पे 30 सुपर क्वेश्चंस होते हैं. हर वीकली होता है क्लास. तो आप संडे यानी कल को आप जो है वो 11 बजे और दूसरा है 12 बजे आप अटेंड कर सकते हो. एनरोल करने के लिए क्लास आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा. नेगेटिव स्कोर भी होता है इसके अंदर, गलत किया तो माइनस मार्किंग भी होगी. सही लिखते हो क्लास तो सही नंबर मिलेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है. डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा. और जो बच्चा यहाँ पे क्लास रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. और 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन क्लास 12th के बच्चों के लिए मिल जाएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जो टॉप 3 विनर होंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टॉप 4 होंगे, जो टॉप 10 11 100 200 300 तक भी आते हो तो भी आपको क्लास कहीं ना कहीं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे ऑफ मिलेगा, अगर आप 4 से लेकर 300 तक के बीच भी आते हो तो.
तो ये बहुत अच्छा मौका है क्लास, और जो फ्री में अपनी एबिलिटी भी टेस्ट हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा क्या लेवल है। 6 टू 12 के बच्चे इसे अटेंड कर सकते हैं। तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप देख लेना। अब 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे बनाओगे? तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी? एग्रीकल्चर किसे कहते हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन-सी होती हैं? तो बेटा आप ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर कहते किसको हैं? तो एग्रीकल्चर आप कह सकते हो कि ये इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन जो है आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी आती हैं। अनाज उगाना क्लास, अनाज के अंदर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ऑयल सीड्स है, जूट है, कॉटन है, ठीक है, पल्सेस है। तो ये सारी चीज़ें उगाना जो है, और जो कुछ सेकेंडरी एक्टिविटी भी है तो प्राइमरी होगी। सेकेंडरी में हॉर्टिकल्चर कर सकते हो आप, पोल्ट्री कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री है। ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं, या डेयरी है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर क्या है? तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर में क्या-क्या एक्टिविटीज़ है ये सारे लिखने। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर क्या-क्या आते हैं। तो ये 3 नंबर में आप आराम से 6 लाइन आराम से लिख दोगे। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया प्ले, आप ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो अगर आप ऊपर वाला नहीं आता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो सुनो मेरी बात, आप खुद सोचो, चलो आपने 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं नॉर्मली पूछता हूँ, हमारे देश में इंडस्ट्री होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा इकोनॉमी को? इंडस्ट्री होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो खर्च करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, बाहर देश से लोग हमसे सामान खरीदेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी का सरप्लस आएगा हमारे पास, रोज़गार हम लोग दे पाएँगे लोगों को, ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया प्लेड लीडिंग रोल। तो इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं धीरे-धीरे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिटेन ने तब चालू कर दिया जब हम गुलाम थे। सोचो तब वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री बना रहे थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस वो तब से चला रहे थे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे इंडिया को ग्रो करेगा, इसके बारे में अपने ओन लैंग्वेज में सिंपल बना-बना के लिखना है। और कई बच्चे के आंसर हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता। अरे भाई, लिखना नहीं आता उस पे रोने से अच्छा ये है कि कोशिश करो टूटी-फूटी लिखने की। बना-बना के लिखो। इसी जैसे मान लो अगर आप लिखना चाहते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया के ग्रोथ में ज़रूरी है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। इस तरीके से आप बना-बना के स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो अभी दिक्कत होगी, पर बोर्ड में नहीं होगी। अभी नहीं लिखोगे तो बोर्ड में दिक्कत होगी, ध्यान रखना। 29 क्वेश्चन, कंपेयर टू 1970 there has hardly been any change in the distribution of workforce across the various industries. कमेंट देखो, 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 से लेकर अब तक अगर हम 2011-12 का डेटा उठा लें तो बहुत ज़्यादा कम चेंज है वर्क फोर्स में। जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम चेंज है। तो आपको उसके बारे में कमेंट करना है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, तो चार्ट आप बना सकते हो। अगर आपको डेटा नहीं याद है तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक सेक्टर की अगर हम बात करें, आप चार्ट बना सकते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर, 1972 और 73 और 2011-12 ऐसे ले लो। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में तब 74% लोग इंगेज थे, अब जो है वो लगभग 49% है। सेकेंडरी में 11% जो कि 24% हो गया। तो ये प्राइमरी सेक्टर में जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं क्लास क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है क्लास, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और टर्चरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। तो वो कहीं ना कहीं क्लास बढ़ रहा है, इसके बारे में लिखना है आपने। फिर आपने एक टेबल बना के थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दिया आपने। फिर आप इसे बता सकते हो कि लोग जो हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हैं और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज लोग हैं, वो धीरे-धीरे कैजुअल वर्कर में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। मतलब जिनकी रेगुलर नौकरी थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो धीरे-धीरे कैजुअल वर्कर बनते चले जा रहे हैं। यानी कि उनकी नौकरी पक्की नहीं है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है? और जो पहले लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, अब वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर समझते हो ना क्लास? और इनफॉर्मल सेक्टर, तो धीरे-धीरे लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर से हम 10 से कम एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वहाँ पे ये शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। और इनको कहा था इनफॉर्मलाइजेशन, और इन्हें कहा था कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और इसे कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो ये आपने इसके बारे में लिखना है कि 1972 से लेकर 2011-12 में कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। तो इसी को आपने क्या करना है, अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डू यू अग्री? बड़ा इस बात के लिए तो क्लास आप अग्री करोगे ना। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, पहले तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल सही। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑनलाइन है, इंटरनेट है, तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी ऑनलाइन जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी चल पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी आप जल्दी से कहीं भी दूर दराज एरिया एरोप्लेन से लेकर क्लास आप, या जो शिप है उसके थ्रू, या ट्रेन है, बुलेट ट्रेन बनने वाला है उसके थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी आपके घर तक सामान पहुंच जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम लगता है, तभी ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी मार्केट बन पाता है, और जहां पे सड़क ही नहीं है वहां मार्केट भी नहीं बन पाएगी, ध्यान रखना। तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, अच्छी अच्छी मशीन जो है।
इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करता है। हमारे देश का अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बाहर देश से लोग इन्वेस्ट करने हमारे यहाँ पे आएँगे। समझ रहे हो बात को? और ये लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। भैया लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, आपकी जो एक जो आपकी पर्सनैलिटी है वो ये इम्प्रूव करेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो। हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो क्लास, आप देखो मेडिकल में भी देख लो, अगर किसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता तो आज लोगों की जान नहीं जाती। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से हो सकता है, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, टेक्नोलॉजी में भी, एवरीवेयर एवरीवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। यस, आप इसे अच्छा आसानी से लिख सकते हो। बाकी अगर आप ऑप्शन में जाना चाहो तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलप करेंगे लेकिन अपने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन उस रिसोर्सेज को ना देख पाए। जो आज नेचुरल ब्यूटी है, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है, वो चीज़ ना देख पाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप डेवलप करो लेकिन अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बचा लो। पेट्रोल फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा लो। अच्छी शुद्ध जो पानी है वो तो हमने खो दिया है। आप बताओ, आप आरओ का पानी पीते होगे? मतलब नेचुरल पानी, जो पहाड़ों में रहते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन जो नेचुरल जो लोग जो रहते हैं आमतौर पे, वो नेचुरल वाटर पी ही नहीं पाते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, फ़िल्टर का पानी पीते हैं। उसी तरह से हवा भी जो है वो खराब हो गई है। लोग मास्क लगा के चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से मास्क लगा रहे हैं। उससे पहले भी लोग मास्क लगाते, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में शंघाई में लोग पहले से मास्क लगा रहे हैं, आज से कई साल पहले से। क्यों? इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, लोगों को बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से। तो पानी, हवा, यही सब खराब अगर हम कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे ज़िंदा रहेगी? सबको अपना-अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाना पड़ेगा, हर महीने भरवाना पड़ेगा। सोचो, ऐसी दिक्कत आ जाएगी, वो दिन भी दूर नहीं है। 31 एक्सप्लेन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। देखो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में थोड़ा-सा लिखना है तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नाफेड जो सेटअप हुआ 1964 में, जहाँ पे फार्मर्स ने मिलके जो है वो कोऑपरेशन सोसाइटी बनाई, जिसके अंदर क्लास ये काफ़ी सारी मदद कर सकेंगे। जैसे मान लो ब्रोकर्स को हटाया बीच में, अपने अनाज को जो है वो नॉर्मल रेट पे बेचा, प्राइस जो है, जो लोन का इंटरेस्ट है उसको कम कराया, स्टोरेज फैसिलिटी मिली। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन फार्मर्स का होता था ना, ये सोसाइटी बनी, ग्रुप ऑफ लोगों ने मिलके बनाया, ताकि फार्मर्स का शोषण जो है वो कम हो सके। कमेंट द ग्रोथ ट्रेंड विटनेसेस। अब ये देखो, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो आपने लिखना है लगभग 8 लाइन। तो आपने बताना है कि ग्रोथ ट्रेंड इंडिया का और चाइना का लास्ट 2 डेकेड, लास्ट 20 इयर्स में इंडिया में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, चाइना में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आपने बताना है। तो आप बता सकते हो कि इंडिया में क्या-क्या पॉलिसी चलाई गई, इंडिया की कौन-सी इकोनॉमी है, मॉडरेटली परफॉर्म किया, हाई परफॉर्म किया, पॉपुलेशन ग्रोथ का बता सकते हो, एग्रीकल्चर का बता सकते हो, क्लास जो अलग-अलग सेक्टर्स है, टर्शियरी सेक्टर है या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उनके बारे में बता सकते हो, इंडिया और चाइना में कंपैरिज़न करते-करते। तो मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में कंपैरिज़न बता रखा है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का छोड़ के इंडिया का और चाइना का बताना है बस। 33 क्वेश्चन जो है, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो इन्होंने क्या किया है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक पूरा का पूरा इन्होंने चार्ट दे दिया। तो आप इसमें देखो क्या है कि किस चीज़ का चार्ट है, पढ़ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल स्टेट द कॉज़ ऑफ लिमिटेड सक्सेस ऑफ द प्लानिंग पीरियड। तो प्लानिंग पीरियड में क्या-क्या कहाँ-कहाँ ग्रोथ हुआ, कहाँ डाउन हुआ, वो सब दे रखा है। तो जीडीपी दे रखा है क्लास यहाँ पे अलग-अलग पीरियड में, 10-10 साल के में 40 साल का डेटा दे रखा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का आपको दे रखा है परसेंटेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर का दे रखा है और टर्शियरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आप यहाँ बता सकते हो कि 1950 में प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज 1970-70 में बहुत डाउन हुआ, फिर ये जाके बढ़ा। तो ये जो भी हो रहा है डाटा, इसको आपने करना है एनालिसिस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर आपको इसे लिखना सिखा दूँ, बिकॉज़ टाइम लगेगा इसके अंदर, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ क्लास, या फिर सीरीज़ बनानी पड़ेगी, 3-4 वीडियो लाना पड़ेगा कंटिन्यूएशन में, जहाँ पे क्लास में सारी चीज़ कर सकें, ओके? व्हाई वाज़ पब्लिक सेक्टर गिवन लीडिंग रोल? बेटा, पब्लिक सेक्टर लीडिंग रोल क्यों प्ले कर रही थी? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मोटिव वहाँ पर पैसा कमाना नहीं था, सोशल वेलफेयर करना था। इंडिया बहुत बुरी तरीके से शोषण हो चुका था उसका, तो वहाँ पे सरकार को डेवलप करना था, लोगों को मदद करनी थी, तो अपने हाथ में रखनी थी चीज़ें। उनके पास पैसा भी था, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल था, प्राइवेट सेक्टर रोज़गार दे रहा था उस टाइम पे, समझ रहे हो बात को? उनके पास चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे जो सरकारी कंपनी है, उनमें लोगों को रोज़गार दे रही थी। तो इसीलिए प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है, उसका रोल ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर रोज़गार नहीं दे पा रही थी, ना उनके पास पैसा था। समझ रहे हो बात को? और दूसरी बात क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर है, वो प्रॉफ़िट कमाने के मोटिव से नहीं थी। तो शुरू में सरकार ने देखो चीज़ें अपने हाथ में रखी थी। अब जाके धीरे-धीरे सरकार क्या कर रही है, उसका प्राइवेटाइज़ेशन कर रही है, प्राइवेट लोगों को एंट्री दे रही है, प्राइवेट बिज़नेसमैन को, कि आओ आसानी से आप बिज़नेस करो। 34th बोनस क्वेश्चन है 6 नंबर का। कई बार ये चीज़ आपने देखा होगा और ये क्वेश्चन ज़रूर इस बार एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको इंडिया में कोरोना के चक्कर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछेगा। क्या क्वेश्चन है? इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सरकार इतना खर्च कर रही है हेल्थ सिस्टम पे, डिफेंड द स्टेटमेंट सेटिंग यानी 3 मेजर प्रॉब्लम।
आपने बताना है क्लास की 3 समस्या क्या है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला समस्या क्या है कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत लो है। रूरल अर्बन डिवाइड है। रूरल एरिया में फैसिलिटी नहीं मिलती, कम हॉस्पिटल हैं, अर्बन एरिया में फैसिलिटी मिलती है, वहाँ ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। ये इसके बाद क्लास जो प्राइवेट सेक्टर का ये जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, आपने वो लिखना है कि जो प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा लूटते हैं लोगों को। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो है ही क्लास समस्या, लोगों को कुपोषण के शिकार होते हैं, लोगों को प्रॉपर सरकार से फैसिलिटी नहीं मिलती है और गवर्नमेंट पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं होते। आप ये भी लिख सकते हो। कोई भी सरकार की पॉलिसी है, उसके क्रिटिसिज्म में आप ज़रूर लिख सकते हो, चाहे वो कैसी भी पॉलिसी हो, कभी वो ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होती। सरकार पॉलिसी बना देती है, हम भेज रहे हैं, हम चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सरकार कह रहे हैं हम लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, किसी के पास अगर बहुत अच्छा टैलेंट है, स्किल्स है तो हम उसको लोन देंगे। पर रियली पूछो, जब वो लोन लेने जाता है तो क्या हाल होता है उसका? चक्कर लगाता रहता है, लोन मिल जाता है बिज़नेसमैन को, जिसकी जान-पहचान है, जिसको ज़रूरत है ही नहीं पैसों की, उसको लोन मिल जाता है। तो ये सारी समस्या जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है, तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। 3 पॉइंट को अच्छे-अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले आपने बताना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, समस्या क्या है और उसके 3 पॉइंट्स, ये आपने लिखना है। तो आई होप कि आप आंसर को अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे। अगर आज आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप इन क्वेश्चन्स को बना सको, तो बोर्ड में भी नहीं बना पाओगे। तो प्रॉमिस करो कि ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बना के कॉपी में आप दिखाओगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नए बीएसटी के सैंपल के साथ। आई होप आप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करोगे, सारे दोस्तों में शेयर करोगे, अपनी पढ़ाई जारी रखोगे। टेक केयर, बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।